ज्योतिर्मठ को केंद्र सरकार का तोहफा, पुनर्निर्माण के लिए 291.15 करोड़ की मंजूरी। सीएम धामी ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जताया आभार। नंदप्रयाग में आयोजित रामकथा में पहुंचे सीएम धामी। सीएम ने जाहिर की खुशी, कहा संत वाणी का साक्षी बनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मोदी कैबिनेट में जाति जनगणना को मंजूरी। कांग्रेस ने बीजेपी पर किया कटाक्ष, कहा राहुल गांधी की है जीत। बीजेपी प्रवक्ता ने किया कटाक्ष, कहा कांग्रेस धर्मों को बांटने की करती है राजनीति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र ने चमोली जिले के अंतर्गत आने वाले ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए 1700 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। बता दें कि वर्ष 2023 में ज्योतिर्मठ में आई आपदा से वहां का लगभग 20% हिस्सा प्रभावित हुआ था, जहां बड़े पैमाने पर दरारें भी आई थी। प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि फरवरी माह 2023 में आपदा के कारण से कई सारे हमारे ज्योतिर्मठ के क्षेत्र में अनेक स्थानों पर लगभग 20% स्थान ज्योतिर्मठ का आपदा की चपेट में आ गया था, भूधसा हुआ था, दरारें आई थी। उसके लिए भारत सरकार की बहुत सारी एजेंसियां और राज्य सरकार की एजेंसियां, आपदा न्यूनीकरण, एनडीएमए, अनेक एजेंसियों ने काम किया। बाडिया इंस्टीट्यूट रुड़की, आईआईटी, और उन्होंने एक सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी कि नवनिर्माण पुनर्निर्माण किया जाना है। उसके आधार पर हमने भारत सरकार से निवेदन किया था, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कि हमको जो है यहाँ पर आपदा के मद में धनराशि दी जाए। और 1700 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर स्वीकृत हुई है और उस राशि से यहाँ पर सीवरेज का काम होगा, सुरक्षा के काम होंगे, नवनिर्माण पुनर्निर्माण के काम होंगे, सुरक्षात्मक जो जल भराव के कारण से या जल के प्रलय के कारण से जो चीजें वहां पर आती हैं जल के तेज वेग को रोकने के लिए, वो सभी काम किए जाएंगे, विकास के काम होंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं, देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, सभी ज्योतिर्मठ के निवासियों की तरफ से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नंदप्रयाग में आयोजित रामकथा में प्रतिभाग किया और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि अलकनंदा नंदाकिनी समय के साथ साथ रामकथा हमारे जीवन मूल्यों को जागृत करने और भगवान श्री राम के आदर्शों को आत्मसात करने का एक दिव्य अवसर है। यह आयोजन हमारी आत्मा को भी शुद्ध करने का, शोधन करने का, हमारे जीवन मूल्यों को पुनः जागृत करने का और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के जो जीवन, जो उनका जीवन है, उनके आदर्शों को आत्मसात करने का एक दिव्य अवसर है। और जब हम भगवान श्री राम के आदर्शों को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में भी करुणा होनी चाहिए, हमारे जीवन में भी धर्म की आस्था होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए, सेवा भक्ति होनी चाहिए। और पूज्य बाबा की अमृतवाणी द्वारा हमें अपने जीवन को और राममय बनाने का संदेश प्राप्त होगा, हमारा सबका मार्गदर्शन होगा। हमें जीवन में किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से धर्म का पालन करना है, ये पूज्य बापू की कथा से बहुत हमारे को पाते ही मिलेगा। मोदी कैबिनेट में जाति जनगणना को मंजूरी मिलने के बाद में कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि जहां पर कांग्रेस जाति जनगणना को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की जीत मान रही है, तो वहीं अब प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस को जवाब दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जातीय धर्मों को बांटने की राजनीति की है और अब लोग कांग्रेस के चाल और चरित्र को भली भांति समझ चुके हैं।
देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि सत्य कह रही है कांग्रेस। हमेशा जातियों में बांटने का काम कांग्रेस ने किया है। कभी भी किसी को ऊपर उठाने का काम नहीं किया, किसी को शिक्षित नहीं होने दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया। ये भारत की जो प्रबुद्ध जनता है, उसकी आवाज को मानते हुए, उसकी आवाज को समझते हुए, उनकी भावनाओं को समझते हुए ये निर्णय लिया है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे समाज के लोग रहते हैं, सबको उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए, उनका हिस्सेदारी उनको मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि आज अगर कांग्रेस श्रेय लेने की बात कर रही है, तो मैं ये समझती हूँ कि कांग्रेस ने कभी भी किसी को अधिकार नहीं दिया है। हमेशा, चाहे माइनॉरिटी की बात करो, चाहे दलितों की बात करो, चाहे आदिवासियों की बात करो। उत्तराखंड में सहकारिता चुनाव और ग्राम पंचायतों के चुनाव अब तक न होने से लगातार कांग्रेस बीजेपी सरकार पर चुनाव न कराने का आरोप लगाती रही है। और इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि बीजेपी पिछले काफी समय से सभी चुनाव जीत रही है और जनता अपना पूरा स्नेह बीजेपी को दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव होंगे तो जो है, लेकिन कांग्रेस को चुनाव की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि चुनाव की तैयारियां करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के पास में अब चुनाव में जाने और जीत हासिल करने के लिए कुछ रहा नहीं है। जनता पार्टी चाहे छोटे चुनाव हो चाहे बड़े चुनाव हो, उनको हमेशा जीतने का काम कर रही है और जनता का विश्वास जीत रही है। हार का मुंह देख रही है बार बार कांग्रेस, और मुझे लगता है कि इसीलिए वो इतने बौखला गए, इतने निराशा में है कि उनको हर चुनाव में ऐसा लगता है कि सरकार शायद चुनाव डिले कर रही है। भाई, ये चुनाव भी हो जाएंगे, इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर कांग्रेस को अपनी तैयारियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि इस पर कि चुनाव कब होंगे, क्योंकि बार बार हार का मुंह देखते हुए कांग्रेस जो है इस प्रदेश को कहां पर ले जाने का काम करी। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की मानसिकता और उनकी सोच और उनकी नेकी और नियत दिखाने का काम कर रही है कि बार बार चुनाव का नाम लेकर के जिस प्रकार से वो भ्रमित करने का काम करते हैं और फिर हार का मुंह देखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के बीच में रहती है, विकास कार्य करती है और इसीलिए जीतने का काम कर रही है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि आजादी के समय देश में एक साथ चुनाव कराने की परंपरा थी, मगर बाद में वर्षों में यह बदलता चला गया और आज हालात ये हैं कि सालों भर देश में कोई ना कोई चुनाव होता ही रहता है। ऐसे में सरकार की मशीनरी चुनाव कार्य में ही लगी रहती है। वहीं उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से सरकारी कामकाज के साथ साथ चुनावों को लेकर जो है होने वाले सरकारी पैसे के खर्चे में भी कमी आएगी और जब विकसित भारत की सोच के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए आगे होना पड़ेगा। एक बहुत ही बेहतर ऐतिहासिक निर्णय लिया है देश के प्रधानमंत्री जी ने कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, एक राष्ट्र एक चुनाव होगा। क्योंकि ये पहले से भी चलता आया है, ऐसा नहीं है कि 70 से पहले भी यही चलता आया था, लेकिन सरकार जो वर्तमान सरकारें थी उन्होंने अपने स्वार्थ के चलते कहीं राष्ट्रपति शासन लगा दिया, कहीं किसी प्रकार की अपनी स्वार्थ के चलते उन्होंने सरकारों को चलने नहीं दिया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि गलत तरीके से सरकारें चलती रही। अगर आज एक बार फिर ये विचार और ये गोष्ठियां अगर जनता के बीच में और मन में आ रहा है कि एक चुनाव हो, क्योंकि इससे दिक्कत और परेशानियां होती है, समय का भी दुरुपयोग होता है, पैसे का भी दुरुपयोग होता है, तमाम हमारी जो मशीनरी है हर रोज कहीं ना कहीं चुनाव में लगी रहती। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों से निजात मिलेगी उस वक्त जब एक राष्ट्र एक चुनाव होगा। भू कानून को राजभवन से मंजूरी मिल चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि नगर निगम के सारे क्षेत्रों को इस कानून के दायरे में छोड़ दिया गया है और यह कानून बहुत ही लचीला है, जिसमें हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़ दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत में भूमाफियाओं को खुला संरक्षण मिल रहा है। कि प्रदेश का जो भू कानून है बहुत ही लचीला भू कानून है। उन्होंने नगर निगम के सारे क्षेत्र छोड़ दिए, देहरादून छोड़ दिया, हरिद्वार छोड़ दिया, उधमसिंह नगर छोड़ दिया, नगर निगम के सारे क्षेत्र छोड़ दिए। उसमें जो भू माफिया है उनको खुला संरक्षण सरकार का प्राप्त है और वो कहीं पे भी जमीन खरीद सकते हैं। सिर्फ कुछ पंचायतों में उन्होंने छोड़ रखा, लेकिन इस प्रकार के जो भू कानून है वो बिल्कुल लचीला भू कानून है। इससे जो भू माफिया उनको संरक्षण मिल रहा है और इस दिशा में कुछ और ठोस रणनीति बनाने की आवश्यकता है, जिससे प्रदेश की भूमि को संरक्षित किया जा सके।
बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों की घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कर दी गई है और इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि इन पदों की घोषणा चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले कर देनी चाहिए थी और जिसके लिए चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को बनाने में मदद मिलती। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शिशपाल मिश्र ने 2 उपाध्यक्ष की नियुक्ति पर कहा कि सरकार ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के ऊपर 3-3 दायित्वधारियों का बोझ डालने का काम किया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को अध्यक्ष मिला, लेकिन बहुत देरी से मिला, क्योंकि कपाट खुलने से पहले अगर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में अध्यक्ष होते तो निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं सुधारने में मदद मिलती। और अब जब अध्यक्ष मिले हैं तो 2-2 उपाध्यक्ष साथ में मिले हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पर 3-3 दायित्वधारियों का बोझ डालने का काम। श्रीनगर निगम में आयोजित हुई बोर्ड की बैठक में बजट में चर्चा के बाद में बजट पास कर आपको बता दें कि जिस तरीके से बजट पास होना था, लेकिन बैठक में नगर आयुक्त नहीं पहुंचे और मेयर का कहना है कि मेरे द्वारा नगर आयुक्त को कॉल भी किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल भी रिसीव नहीं किया। तो वहीं मेयर आरती भंडारी का कहना है कि वे श्रीनगर के विकास के लिए तत्पर हैं और जब से उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया तब से ही उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। सबसे पहले नामांकन पत्र रद्द करने के लिए तमाम कोशिश की गई और साथ ही उनका कहना है कि निगम के हर कार्य पर व्यवधान पैदा किया जा रहा है, जो कि उनकी महिला विरोधी सोच उजागर करता है। देखिए, आज हमारी बोर्ड की बैठक थी जिसमें बजट पे हमारी चर्चा होनी थी और बजट पास होना था। उसमें सदन की अध्यक्ष इस बोर्ड बैठक की मेयर होती है और जो सचिव होता है वो नगर आयुक्त होता है। तो देखिए, नगर आयुक्त का आज इस बैठक में न रहना और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे मुझे है चाहे कर्मचारियों को न देना, इसकी वजह से आज बोर्ड की बैठक हमारी रद्द हो गई। और जब मेरे द्वारा उनको फोन किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एटलीस्ट अगर आप कहीं भी काम में बिजी हैं, कहीं भी हैं, तो आप एक फोन के जरिए बता सकते थे कि मैं यहाँ बिजी हूँ और वो किसी को उनके पास है कि वो नामित कर सकते थे किसी को। हमारे 2 एसएनए हैं, 2 एसएनए में से किसी एक को भी नामित करके आज की हमारी बोर्ड की बैठक हो सकती थी, तो जो आज रद्द हो गई। देखिए, आज मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक उद्देश्य है कि मेरा जब से नामांकन हुआ है, जब से मैंने नामांकन किया है, तब से ही मेरे नामांकन को पहले रद्द करने की कोशिश की गई और रद्द करने के ऊपर किनका हाथ है ये सब लोग जानते हैं। आज जिस तरीके का व्यवहार नगर आयुक्त द्वारा जो किया गया, जिसमें हमारे देखिए अगर बोर्ड की आज बैठक हमारी हो जाती तो हमारे जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी जो सैलरी आहरण होती है वो भी होता, पर उस पे एक तरह का भट्टा बोलूंगी मैं, वो बैठ गया है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अभी कुछ पूर्व हमारी एक बोर्ड बजट बैठक हुई थी जो किसी कारणवश स्थगित हो गई थी और उसका मुख्य कारण यह था कि जो हमारी मेयर साहब है वह लगातार इस बात को हमारी मान रही थी कि जो श्रीनगर में जितने भी 40 हमारे छोटे बड़े ठेकेदार हैं उनको नगर निगम में काम दिया जाना चाहिए और आयुक्त उस पर अड़ी हुई थी और हम भी इस पे अड़े थे क्योंकि हम चाहते थे कि श्रीनगर का भला हो सके और सभी को काम मिल सके। दूसरी बात, जब हमने उस बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर दिया था तो हमारी मैडम ने हमको बुलाया, महापौर महोदया ने, और उन्होंने बोला कि देखिए बजट बैठक होना बहुत आवश्यक है और अगर बजट बैठक नहीं होती है तो नगर निगम के कर्मचारियों की सैलरी पर रोक लग जाती है। रिलायंस कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी अपनी पत्नी राधिका मर्चेंट के साथ में हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा का पूजन किया और इसके बाद गंगा सभा के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की और अपने सुखद अनुभव को साझा करते हुए विजिटर बुक में लिखा कि मां गंगा की पूजन का यह अनुभव खास रहा। राधिका जी के साथ यहाँ पर आए और माँ गंगा का पूजन अर्चन किया, माँ गंगा का आशीर्वाद लिया और निश्चित रूप से अपने परिवार और पूरे देश की सुख संपत्ति सुख समृद्धि की उन्होंने कामना की। हमारे विजिटर्स बुक में भी उन्होंने अपने सुखद अनुभव का वर्णन किया और यहाँ की व्यवस्थाओं और प्रबंध को बहुत ही
अच्छा बताते हुए मां गंगा से भी प्रार्थना की, मां गंगा में अपनी आस्था प्रकट की। अनंत अंबानी सिर्फ एक उद्योगपति ना होकर एक सनातन के ध्वजवाहक के रूप में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई और समय समय पर देश के सभी बड़े और पौराणिक धर्म स्थलों की वो यात्रा और दर्शन करते रहते हैं। अभी उन्होंने एक बहुत लंबी पद यात्रा अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जामनगर से द्वारकाधीश तक भी की थी। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता हेमंत द्विवेदी के बद्री केदार मंदिर समिति का अध्यक्ष बनने के बाद उनके गृह क्षेत्र में खुशी की लहर है। हेमंत द्विवेदी के गृह क्षेत्र कोटद्वार, दुगड्डा, पोखाल, यमकेश्वर सहित जो कई स्थानों पर उनके बीकेटीसी के अध्यक्ष बनने पर लोगों ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। वहीं हेमंत द्विवेदी यमकेश्वर ब्लॉक के जो है खोवरा गांव निवासी हैं और लंबे समय से बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं। और उनको बहुत अनुभव है। उन्होंने पहले भी राज्य मंत्री रह चुके हैं, तराई विकास निगम के राज्य चेयरमैन रह चुके हैं और नीचे उनको बड़ा अनुभव है। और आज बड़ी प्रसन्नता की खुशी है कि इस समय चार धाम की यात्रा की शुरुआत हुई है और उन्हें आज माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो जिम्मेदारी दी है, क्या नाम है, अध्यक्ष पद की, निश्चित का मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय हमारे बड़े भाई हेमंत द्विवेदी जी को ये जो दायित्व दिया गया है वो बहुत ही अच्छे ढंग से निभाएंगे, क्योंकि पूरे भारतीय जनता पार्टी को उन पर अभिमान है, गर्व है, क्योंकि एक जिम्मेदारी को उन्होंने शुरू से हर जिम्मेदारी को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। और ये जो जिम्मेदारी है ये कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक उस पर निर्भर करती है, क्योंकि चार धाम यात्रा जैसे अभी बड़े भाई ने बताया, हमारे सुमन भाई ने, जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान के झंडे तीर्थ नगरी की सड़क पर बनाए गए हैं और ये झंडे किसी अनजान शख्स ने देर रात बनाए हैं। पाकिस्तान के झंडे चंद्रभागा पुल के निकट सड़क पर बनाकर अनजान शख्स खुद तो लापता हो गया, लेकिन पाकिस्तानी झंडों को सड़क से गुजरने वाले लोगों ने पैरों तले रौंदा और चप्पल मारकर अपने गुस्से का इजहार किया। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया और भारत सरकार से आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। साथ ही मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है और आखिरकार वह अनजान शख्स कौन है जिसने पाकिस्तान के झंडे सड़क पर बनाए हैं, सीओ संदीप नेगी ने बताया कि पुलिस मामले में जांच कर रही है। जो पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों के द्वारा एक पहलगाम में हमारे यहाँ हिंदू भाइयों को धर्म पूछ के मारने वाली घटना हुई थी, उसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में सभी हिंदू संगठन तरह तरह से अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। और कल हमारे यहाँ ऋषिकेश में भी शाम को पाकिस्तान के झंडों को पाकिस्तान मुर्दाबाद लिख के शहर में सड़कों पर चिपकाया गया हिंदू संगठनों के द्वारा। मैं उसकी सराहना करता हूं। चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा के मुताबिक इस बार स्क्रीनिंग के साथ साथ विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम को तैनात कर दिया गया है। कुछ और स्टाफ भेजने की तैयारी है और उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से विशेषज्ञ डॉक्टर को हाई एटीट्यूड में भेजा गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत न आए। उन्होंने बताया कि हेल्थ एटीएम भी अलग अलग स्थान पर लगाए गए हैं। जैसे कि कल से हमारी गंगोत्री यमुनोत्री धाम की जो है यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और कल हमारे केदारनाथ जी के कपाट भी खुलने वाले हैं। तो हमारी जैसे कि चार धाम के रिगार्डिंग जो हमारी चिकित्सा इकाइयां हैं लगभग हमारी 49 हैं और हमारी एमआरपी 50 है। तो उसके जो स्क्रीनिंग पॉइंट है वो 50 है और हमारी जो वो है एमआरपीज हैं वो 29 अराउंड हमारी है। तो इस बार हम लोगों ने ये किया है कि थोड़ा हमने स्क्रीनिंग पॉइंट भी कुछ बढ़ाए हैं। जैसे टोटल हमने अपने पूरे चार धाम रूट पे 7 हमारी लगभग जो है वो स्क्रीनिंग पॉइंट बढ़े हुए हैं और हम लोगों ने जो चिकित्सा इकाइयां हैं हमारी जो टेम्परेरी एमआरपीज हैं उनको भी हमने सुदृढ़ किया है इस बार।
ऋषिकेश से खबर है, जहां पर ध्रुव गुप्ता ने शहर का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। ध्रुव ने एशिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 4 गोल्ड मेडल जीते हैं और आपको बता दें कि कजाकिस्तान में आयोजित एशिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के बाद में वापस भारत लौटे ध्रुव का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और साथ ही आपको बता दें कि इस सम्मान को पाकर ध्रुव काफी खुश और गदगद नजर आए। ध्रुव का कहना है कि वो भविष्य में भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए देश का नाम ओलंपिक में रोशन करना चाहते हैं। ध्रुव गुप्ता ने बताया कि पहले भी वह कई बार भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पावर लिफ्टिंग एशिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग ले चुके हैं और देश के लिए गोल्ड जीतकर लाए हैं। फिलहाल 26 और 27 अप्रैल को कजाकिस्तान में पावर लिफ्टिंग एशिया वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी। अभी 26 और 27 अप्रैल में एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि कारागंडा कजाकिस्तान में रशिया के पास एक देश है, वहां पर ये प्रोग्राम हुआ था, जहां पर मैंने भारत देश की तरफ से भाग लिया था उसमें। और मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत देश के लिए मैंने इस बार दोबारा 4 स्वर्ण पदक जीतकर भारत देश का नाम ऊंचा करा है और परचम लहराया है। खबर जसपुर नगर से है, जहां जसपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्तागणों ने बार के अध्यक्ष सुंदरपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में भारी संख्या में एकत्र होकर उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। अधिवक्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी के नाम एक मांग पत्र उप जिलाधिकारी को सौंपा है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि सब रजिस्ट्रार जसपुर द्वारा तहसील क्षेत्र के 31 गांवों के 31 खसरों पर अवैध कॉलोनी कटे होने की बात कहकर रजिस्ट्री नहीं की जा रही है और इन खसरों की सूची अधिवक्तागणों को बिना सूचित किए ही अपने कार्यालय के बाहर चस्पा कर दी गई है और साथ ही सब रजिस्ट्रार द्वारा अपनी मनमानी करते हुए शहरी क्षेत्र में दी जाने वाली हाउस टैक्स की रसीद को स्वामित्व का अधिकार देती है। उसके आधार पर भी नगर क्षेत्र के लिए रजिस्ट्री का कार्य नहीं किया जा रहा है। इस कारण से जो है अधिवक्तागणों एवं आम लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जसपुर तहसील के 31 गांव के कुछ खसरा नंबरों की रजिस्ट्री पर पाबंदी लगाई गई। उसके विरोध में हमारे जसपुर में ही, क्योंकि आज ही हमें ये सूचना आई है, तो हमने आज यहीं शुरू करा है। अन्य जगह की कोई जानकारी हमें नहीं है और ये जो लिस्ट आई है 31 गाँव, ये गलत है, शासन की मनमानी है, मनमाने तरीके से ये गलत तुगलकी फरमान जारी किया। जैसा कि अभी हमें सूचना चस्पा की गई थी उपनिबंधक कार्यालय जसपुर पर अवैध कॉलोनियों को लेकर कुछ खसरा नंबर जो कि उन पर कोई कॉलोनी कट भी नहीं रही है, ऐसे कुछ खसरा नंबर टांग दिए गए हैं, उन पर रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। पूर्व से ही किसी भी अधिवक्ता को न तो सूचना होती है, एक बताते हैं, अभी हमने निबंधक महोदय से वार्ता की तो कह रहे हैं कि जिलाधिकारी महोदय का आदेश है, जबकि किसी भी अधिवक्ता को कभी पूर्व में जानकारी दी ही नहीं गई कि ये खसरा नंबर उस कॉलोनी के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। केवल एक खसरा नंबर की लिस्ट बनाई उन्होंने। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने सामान उठाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने परमार्थ निकेतन में एक महिला का चोरी हुआ सामान बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि दिल्ली निवासी अंकिता कांत का बैग दिन दहाड़े परमार्थ निकेतन परिसर से लापता हो गया था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।